बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। प्रिपरेशन देख चुके पिछली वीडियो के अंदर, कास्टनर केल्नर सेल जो है उसको देख चुके। केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी प्रिपरेशन कास्टनर केल्नर सेल में पिछले पार्ट में देख चुके हम, ठीक है। अब इसी का पार्ट 2 जो है ये होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगले पार्ट में फिर हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी कैसे होगी हेज़ेनक्लेवर मेथड के ज़रिए, और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फिर यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी हैं, ठीक है। ये आगे आने वाली वीडियो का भी पहले ही आपको बता दिया। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। कुछ आखिर के पॉइंट इसमें बताए गए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि भाई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर, कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल चीज़ें क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं के आपको जवाब आने चाहिए। इसीलिए ख़ास तौर पे मैं उनको अलग से नोट करके रखता हूँ, और सब कुछ आपकी बुक से, कुछ अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 15 से जो शुरू है, इसको शुरू करने से पहले उससे पहले वाले पैराग्राफ के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात, कास्टनर केल्नर प्रोसेस जो है प्रीफरेबल क्यों है। कास्टनर केल्नर ये जो मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या बना रहे हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो ये इतना अच्छा क्यों है, प्रीफरेबल क्यों है, प्रीफरेबल क्यों है, वाई। दूसरे भी मेथड हैं, आप इसी को क्यों प्रीफर करते हैं, तो इस वाई का जवाब लिख लीजिए। 2 प्रोडक्ट्स आपको याद होंगी बन रही हैं, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही थी। याद है आपको कौन कौन सी? एक क्लोरीन गैस बन रही थी जो ऊपर से निकल रही थी, ठीक है, और एक हाइड्रोजन गैस बन रही थी जो मिडिल पार्ट डिन्यूडर से निकल रही थी। याद है आपको? ये डिन्यूडर था बीच में, ये पाइप जा रहा, और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये कनेक्ट है इस तरह से। इसी ऊपर वाले पोर्शन के अंदर टाइटेनियम के ब्लॉक्स भी थे, और यहीं से एक आउटलेट बना हुआ था जहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है वो निकल रही थी इस आउटलेट से। यहाँ पर जो डिन्यूडर वाला पार्ट था यहाँ से भी एक आउटलेट बना हुआ था, यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस जो है ये निकल रही थी। ये 2 बाय प्रोडक्ट जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बन रही थी। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अगर एक साथ बनती, अभी तो अलग अलग बन रही है ना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है डिन्यूडर से, और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है एनोड पार्ट से। अगर ये एक साथ निकलती तो फिर ये क्लोरीन गैस और ये हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती। क्या करती? आपस में रिएक्ट करती, अगर एक साथ निकलती तो। ये जो हमारे पास कास्टनर केल्नर सेल का जो मेथड है, इसको इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग जगहों से निकलती हैं, इस वजह से ये आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ नहीं बनाती। यही वजह है कि कास्टनर केल्नर मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं ये आपके लिए प्रीफरेबल क्यों है, ये काबिल तरजीह क्यों है, क्यों आप इसको तरजीह दे रहे हैं, वाई। 2 प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इसका बाकायदा जवाब लिख लें, ये सवाल आ जाता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है MCQs में किसी भी तरह से, ठीक है। तो इसका जवाब आप लिख लें, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं कि ये हमारे पास जो है वो, बल्कि सॉरी एक मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, बल्कि सारी मैंने उल्टी बात बता दी। क्लोरीन गैस की नहीं बात हो रही, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही, ठीक है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं ये अलग बन रही हैं। ऊपर वाले पोर्शन से ये क्लोरीन गैस यहाँ पर निकल रही है, और ये बीच में जो डिन्यूडर था यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, ठीक है।
लेकिन ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। हकीकत में देखा जाए कि ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकल रही है, सॉरी क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, अगर ये आपस में रिएक्ट भी कर लेते हैं तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम, हमारा ये टारगेट नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये तो बाय प्रोडक्ट है, हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, ये हमें मिलनी चाहिए एज इट इज़। हाँ, अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाती है, जो कि कुछ मेथड्स हैं ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के, जिनमें ये बाय प्रोडक्ट क्लोरीन और ये जो है ये मिल जाती हैं, ये रिएक्ट कर जाती हैं आपस में, और फिर हमारी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पाता इतना, बल्कि एक नई चीज़ मिल जाती है। तो ये फ़ायदा है इसका कास्नर केल्नर मेथड का, कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, क्लोरीन गैस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सेपरेट सेपरेट बन रहे हैं। ठीक है भाई, इसको भी ज़रा आप नोट कर लें। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट पोर्शन, प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट पोर्शन, ये अलग अलग पोर्शन में बन रहे हैं। हैंस लिहाजा, हैंस डू नॉट रिएक्ट। चलें, आपकी इंग्लिश भी मैंने आसान कर दी और इसका जवाब भी लिख दिया है। प्रिफरेबल वाई, टू प्रोडक्ट्स क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट पोर्शंस, हैंस डू नॉट रिएक्ट। दैट्स वाई दिस कास्नर केल्नर मेथड इज प्रिफरेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी इसका फिर आता है यहाँ पर, इसी कास्नर केल्नर मेथड का एक डिसएडवांटेज भी आता है, इसका एक नुकसान भी है। वन डिसएडवांटेज, इसका नुकसान क्या है ये भी ज़रा आप सुन लीजिए। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है ना भाई, तो इसका एक नुकसान भी है। वन डिसएडवांटेज क्या है, नोट कर लीजिए। आपको याद है वो जो पाइप्स में क्या है, मर्क्यूरी जो फ्लो कर रहा है, मर्क्यूरी ये जो Hg है, Hg इसके वेपर्स बनते हैं, Hg वेपर्स जो हैं इसके क्या होते हैं, स्केप हो सकते हैं, और ये बड़े डेंजरस होते हैं। वो मर्क्यूरी जो पाइप्स में फ़्लो कर रहा है ना, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके वेपर्स जैसे वाटर वेपर्स होते हैं, गैस की शक्ल में एवापोरेट हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, और यही जो वाटर, ये जो वेपर्स हैं Hg के, मर्क्यूरी के, अगर ये स्केप होते हैं और होते भी हैं, तो इससे नुकसान क्या है भाई, इससे नुकसान ये है कि ये वेपर्स जो हैं Hg के, ये बाहर निकलने के बाद एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं, हमारी एयर का हिस्सा बनते हैं। यही एयर जो है वो जाती है समंदरों की तरफ, झीलों की तरफ, दरियाओं की तरफ, और यही एयर जो है इसमें ऑक्सीजन के साथ एयर जो है ये पानी में जब जाती है, इसी एयर को इस्तेमाल करती है एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, जो मछलियां हैं, फिशेस हैं, ये सब कुछ जो इसको, इसी एयर को ये इस्तेमाल करते हैं, और जब इस एयर को ये यूज़ करती है एक्वाटिक लाइफ, समंदरी हयात, तो ये मर्क्यूरी एज इट इज़ जो है वो चला जाता है कहाँ, उनके टिश्यूज़ में, उनकी बॉडी में जब जाती है ना ये एयर, तो ये वेपर्स भी मर्क्यूरी के उन एक्वाटिक लाइफ की, समंदरी हयात के जिस्म के अंदर ये चला जाता है। क्या, ये मर्क्यूरी, वही मर्क्यूरी जो यहाँ से निकल रहा है इसी कास्नर केल्नर मेथड में, इन्हीं पाइप से वेपर्स की शक्ल में ये मर्क्यूरी निकल रहा है, हवा में शामिल हो रहा है, हवा जा रही है समंदरों की तरफ, वही हवा समंदरों में जा रही है, उसी हवा को इनहेल कर रहे हैं समंदरी हयात, एक्वाटिक लाइफ, फिशेस वगैरह, और वही हवा के ज़रिए ये Hg के वेपर्स उनकी बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं। और जब हम उन फिशेस का शिकार करते हैं, उन फिशेस को हम खाते हैं, घर पे लाते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, और वो गोश्त जब हमारे जिस्म में जाता है, डाइजेस्ट होता है उस फिश का, तो वो मर्क्यूरी भी हमारे जिस्म में आती है, और हमारे जिस्म में आने के बाद हमारे सेल्स को डैमेज करती है, बहुत सारी बीमारियों का हमारे जिस्म में बाइस बनती है। समझ में आ गई बात? उर्दू में मैंने सारा आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसका लिख भी लीजिए आप, रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है अगर ये Hg वेपर्स जो हैं स्केप हो जाएं, निकल जाएं बाहर। रीचेस सी वाटर, यही
वेपर्स जो हैं कहाँ जाएंगे, रीचेस सी वाटर तक ये पहुँचेंगे, समंदरी पानी तक ये पहुँचेंगे, बिकम्स part of tissues of fishes, becomes part of tissues of fishes, ठीक है भाई, that we eat, fishes that we eat, और उन्हीं फिशेस को हम खाते हैं। hence लिहाजा Hg एंटर्स इनटू आवर बॉडी, ये Hg जो है वो एंटर्स हमारे दाखिल हो जाता है, एंटर्स इनटू आवर बॉडी, हमारे जिस्म में, इनटू आवर बॉडी। ठीक हो गया भाई, ये बात हो गई तमाम। अब चलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मैं पहले ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जानदार चीज़ें हों या बेजान चीज़ें हों, ठीक है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें ये बनाई हैं, जानदार चीज़ें हों या बेजान चीज़ें हों, इंसान हो, जानवर हो, पहाड़ हो, हवा हो, मट्टी हो, केमिकल हो, ठीक है, जानदार हो, बेजान हो, आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं या नज़र नहीं आते, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, हर चीज़ जो है दो किस्म की खसूसियात रखती है। ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं और बातिनी खसूसियात होती हैं। जो ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं किसी भी चीज़ की, आप एक मोबाइल लेके आते हैं, दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई क्या खूबसूरत कलर हैं इसके, कितना लाइट इन वेट है और ये क्या अच्छी इसमें से लाइट निकल रही है, तो दिखने में तो वो मोबाइल आपको बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस तो बहुत अच्छा है, उसकी ज़ाहिरी खसूसियात तो बहुत अच्छी हैं। अब जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर पता लग रहा है यार सिग्नल नहीं आ रहे, इसकी तो बैटरी का भी मसला है, आवाज़ भी कभी कट रही है, कभी कट नहीं रही, कभी सही जा रही है, कभी सही नहीं जा रही, कभी खुद ही चलते चलते रुक भी जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या थी, ये बातिनी खसूसियात थी, ये हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये छुपी हुई खसूसियात थी। जो ज़ाहिरी खसूसियात थी आपने मोबाइल की देखी, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ज़ाहिरी खसूसियात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, जब वो ज़ाहिर हुई, जब आपने उसको यूज़ किया तो फिर पता लगा यार बैटरी का भी मसला हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। यूज़ करने पे जो खसूसियात आपको पता चली वो उसकी बातिनी खसूसियात थी, वो हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये केमिकल्स में भी होती हैं, चीज़ों में भी होती हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसकी ज़ाहिरी खसूसियात भी हैं, इसकी बातिनी खसूसियात भी हैं। ज़ाहिरी खसूसियात उसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह ख़ास तौर पे कंडक्ट नहीं करना पड़ता, जैसे कि मोबाइल की ज़ाहिरी खसूसियात के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं करना पड़ा, वो तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, आपके हवास ख़म्सा पे पूरा उतर रहा है, आपके 5 जो सेंसेस हैं उनको ऊपर वो असरअंदाज हो रहा है उस मोबाइल की ज़ाहिरी खसूसियात, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, ठीक है, तो ये उसकी ज़ाहिरी खसूसियात हैं, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कब पता चला, जब आपने टेस्ट किया, जब आपने उसको यूज़ किया। एग्जैक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो फिर उसके यूज़ की बात करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। और केमिकल रिएक्शंस जो आज मैं बताऊंगा आपको, मैं नॉर्मल नहीं बताऊंगा, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, जहनी तौर पे तैयार रखिएगा। वो जो आपके कोचिंग सेंटर्स में, एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में, ठीक है, वो जो मामला चलता है ना कि इक्वेशन निकल दी और लिख दी और आपको बता दिया भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिएक्ट हो गया और ये बन गया और ये बन गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ सुनने के लिए आप इस चैनल पे नहीं आए, ठीक है। आप डिटेल जानना चाहते हैं तफसील से, तो दिमाग की बत्ती ज़रा जला के रखिएगा। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हूँ तो मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा जो कि आपकी एकेडमीज़, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स में सब जगह आपको सुनने को मिलती है, नहीं, मैं आपको पूरी पिक्चर खोल के बताऊंगा कि उसमें होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा बादाम वगैरह खा लीजिएगा। डरा नहीं रहा मैं आपको, सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिला रहा हूँ, डरा नहीं रहा, सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिला रहा हूँ कि संजीदगी से उसको सीखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ही पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर शायद कहीं इतनी डिटेल में आपको कोई वो बात बताएगा जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करूँगा, ठीक है, शायद ही। बहरहाल तो अब चलते हैं इसके, हम चलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ज़ाहिरी खसूसियात, फ़िज़िकल नोट्स बनाते रहें साथ साथ मेरे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई।
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले इसकी स्टेट की बात करेंगे। इसकी स्टेट कैसी है भाई? ये सॉलिड होता है। किस कलर का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? वाइट कलर का होता है, ठीक है। किन हालतों में दस्तयाब होता है? छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में, जिनको हम पैलेट्स कहते हैं। आप बाज़ार से जब लेंगे तो ये आपको पैलेट्स छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में मिलेगा, फ्लैक्स की शक्ल में मिलेगा। फ्लैक्स क्या होते हैं? रुई की शक्ल में, जैसे रुई नहीं होती, कॉटन जो होती है, इस तरह की शक्ल में, ढेर की शक्ल में, रुई की शक्ल में भी आपको ये मिलेगा। गोलियों की शक्ल में भी मिलेगा, पैलेट्स की शक्ल में, फ्लैक्स की शक्ल में और ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, दानों की शक्ल में भी आपको मिलेगा। जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, तो बाज़ार में सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको वाइट कलर का इन हालतों में मिल जाएगा, ठीक है। पैलेट्स गोलियों की शक्ल में मिलेगा, फ्लैक्स रुई का ढेर जैसा होता है ऐसा भी मिलेगा आपको, ग्रेन्यूल्स दानों की शक्ल में भी ये आपको मिलेगा, ठीक है भाई। ये तो हो गई इसकी स्ट्रेट। ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसकी स्मेल की बात करें, इसकी स्मेल कैसी होगी? ये ऑर्डरलेस है, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। ऑर्डरलेस, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। कुछ बच्चे जो है वो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको और ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स कर देते हैं। घरों में जो अमूमन सफाई के लिए आता है ना, वो आपका ब्लीचिंग पाउडर आता है जिसकी स्मेल आती है बड़ी सी, है ना, ठीक है। वो भाई कॉस्टिक सोडा नहीं होता वो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑर्डरलेस होता है, बेबू होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है भाई। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम इसकी बात करें, किस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है? 318 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। 318 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। 604 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 604 डिग्री में ये फ़ारेनहाइट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो क्या ये नखरे करता है पानी में डिज़ोल्व होने में, या बड़ी तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है? बड़ी तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। ये हाईली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। डेंसिटी इसकी डेंसिटी, इसका भारीपन। अब डेंसिटी तो एक अलग चीज़ है, अब मैं इसको यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सकता, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पर लिखेंगे ना डेंसिटी बाय रटना नहीं समझना है तो वीडियो आ जाएगी। बड़ी वीडियो है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का जो है ना, तो उस पर मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। बहरहाल डेंसिटी डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन पर, डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन, कितना खालिस है। कंसंट्रेशन मीन्स कितना खालिस है, यही बात है। जब आप बाज़ार से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना, तो वो 100% खालिस नहीं होता, उसमें मिलावट होती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो इम्प्योरिटीज़, मिलावट क्या होती हैं, अब इस पे तो मैं बात नहीं कर सकता लेकिन आप किसी भी हालत में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बाज़ार से लेंगे, पैलेट्स की शक्ल में, फ्लैक्स की शक्ल में, ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, तो वहाँ पर उसमें खालिस और ना खालिस का मामला होता है। तो डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन, कितना ये खालिस है। अगर हम ये सपोज़ करते हैं कि ये 50% खालिस है और 50% इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो अगर 50% जो है ये खालिस है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 50% जो है ये खालिस है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी होगी इसकी 1.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है भाई। नंबर 6, कोरोसिवनेस। जलन पैदा करेगा, ये आपको लगेगा तो आपको जलन महसूस होगी, चीज़ों पे गिरेगा तो उनको भी ख़राब करेगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे एसिड करता है, एसिड तो खैर नहीं है ये, ठीक है। कोरोसिवनेस, ये छील देगा, बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगा, चीज़ों का टेक्सचर ख़राब कर देगा, ये बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। सो कोरोसिवनेस, हाईली कोरोसिव है ये, हाईली कोरोसिव है ये। कपड़ों पे गिरेगा, उनको उड़ा के रख देगा, आपकी स्किन पे गिरेगा, आपकी स्किन पे बर्निंग सेंसेशन आपको पैदा होगी, तो हाईली ये कोरोसिव है, ठीक है। तो हाईली कोरोसिव है, तो इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट निकलता है बर्न्स, आपको जलन महसूस होती है, इरिटेशन,
इरिटेशन, ये इरिटेट करेगा, आपकी स्किन को जलाएगा। इरिटेशन ऑफ स्किन, आपकी स्किन जो है उसको इरिटेट करेगा। जैसे वो प्याज नहीं कट रही होती है, आपकी आंखें जो है इरिटेट कर रही होती हैं, ठीक है, तो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। ये आइज़ को आपकी इरिटेट करेगा और आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम को भी। रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका जो निज़ाम तनफ़ुज़ है, खालिस उर्दू में अगर हम बात करें, रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका जो निज़ाम तनफ़ुज़ है, सांस लेने का जो निज़ाम है, आपका हलक है, आपकी चेस्ट है, लंग्स हैं, ट्रैकिया है, उनको भी ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। आपको खांसी वगैरह भी होगी लाइक दिस, ठीक है। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बात हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिएक्शंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 के करीब रिएक्शंस इसमें दिए गए हैं। सबकी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, 1-2 को बताऊंगा बस, क्योंकि वही आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। 4 इन्होंने रिएक्शंस बताए हैं, उसके बाद यूजेस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स के साथ अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब आपकी तरफ क्या निकलेगा मैं बता देता हूँ। जब भी एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करेगा तो फिर सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसकी केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ HCl और उसके नतीजे में सॉल्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है H2O। अब ये तो वो बातें हो गई जो कि कोचिंग में, एकेडमीज़ में, कॉलेज में, ठीक है, वहाँ आपने सुन ली और यही सब कुछ बता दिया भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओ भाई इससे बाहर निकलें ज़रा और ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली अपने आप को फील करें। आप लैब में खड़े हुए हैं, आप लैब में खड़े हुए हैं, ये बीकर एक मौजूद है आपके पास, ठीक है, और ये दूसरा बीकर है, इसमें आपने पानी लिया, इसमें भी आपने पानी लिया। अब इसमें आपने डाल दिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फील हो रहा है अभी, ठीक है। अब ये जब आप डाल देंगे, पानी जो है ना H2O, ये बड़ा डेंजरस है, H2O का मॉलिक्यूल। पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं ना हम, तो पानी के मॉलिक्यूल तोड़ फोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पर ये NaOH जब पानी के अंदर डाला जाएगा तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है इनमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप डालेंगे सब के सब को H2O जो है वो तोड़ फिर, तो इस शक्ल में आपको नज़र आएगा, खैर नज़र तो नहीं आएगा, इस शक्ल में मौजूद होगा पानी में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने डाला है। HCl जो आप डाल रहे हैं, डालने से पहले उसकी शक्ल ये है, पानी में डालने के बाद यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन जो है इसमें ये टूट जाएगा। अब क्या करेंगे, आप एक तीसरा बीकर लेंगे, तीसरे बीकर के अंदर आप क्या करेंगे, इन दोनों को डाल देंगे। इस बीकर को उठाया इसमें डाल दिया, इस बीकर को उठाया इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे के सारे ये सोडियम आयन एक साथ आ गए और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये भी आ गए और हाइड्रोजन आयन भी आ गया और क्लोराइड आयन भी आ गया। अब जब ये एक जगह पे जमा हो गए हैं, अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ये सोडियम का आयन जो है ये सीधा जाएगा इस क्लोराइड के आयन के पास और उसके नतीजे में बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जाके मिलेगा, इसके नतीजे में बनेगा H2O, पानी बनेगा। तो ये सारे मामले इस बीकर के अंदर हो रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये सोडियम का आयन क्लोराइड के आयन के पास ही क्यों जाएगा भाई। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अगर जाएगा तो नेगेटिव तो ये भी है ना, इसके पास भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है और जाता भी है। अगर तो ये सिचुएशन होती तब तो सोडियम ज़रूर OH के पास ही जाता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन क्लोराइड के आयन की शक्ल में मौजूद है, ये इसको सूट करता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर मामला होता है जंग का, जंग चल रही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स की आपस में जंग चल रही होती है। जो क्लोराइड का आयन है ना, इसके ऊपर ये माइनस जो आपको नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है।
और ये OH का आयन इसके ऊपर भी आपको माइनस नज़र आ रहा है, ये भी नेगेटिव आयन है, ये ज़्यादा पावरफुल है, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसके मुकाबले में। नेगेटिविटी इसके पास भी है लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा, तो ये इसको टक्कर देगा, खींच लेगा अपनी तरफ। और इसी तरह जब ये इसको अपने साथ ज्वाइन कर लेगा, इसके नतीजे में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये बन गया। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव की तरफ जाएगा, दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है, यही बचता है। तो ये आपस में मिलेंगे और वाटर बनेगा। समझ में आई बात आपको? ये जंग चलती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो पावरफुल होगा भाई, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। या अगर पॉजिटिव कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, नेगेटिव वाला वीक होगा, तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। ये जंग चल रही होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की अंदर, ठीक है। ये वजूहात हैं इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी के साथ ये AQ लिखा हुआ होता है, AQ इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब एक्वा, पानी को कहते हैं, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में डाला गया। इसके साथ भी AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस, इसको भी पानी में डाला गया। और ये जो चीज़ें बन रही हैं ये भी पानी में ही बन रही हैं, ये भी। और इसके साथ तो एक्वस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो है ही खैर पानी। ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिड के साथ। एक और रिएक्शन देख लें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एक दूसरे एसिड के साथ भी रिएक्शन देख लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर किसके साथ, H2SO4 के साथ। दोबारा वही सिचुएशन है, वही दो बीकर हैं, सब कुछ वही है, ठीक है। इसमें भी पानी लिया आपने, इसमें भी पानी लिया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, इसमें जो है वो H2SO4 डाला। दोनों में फ़र्क ये होगा कि ये सोडियम आयन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। यहाँ पर H2 का मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, H+H+, इस बात को जहन में रखिए, ठीक है। और ये सल्फेट का आयन कहलाता है SO4-2। तो एक मॉलिक्यूल जो है दो हाइड्रोजन के आयन देगा और एक सल्फेट का आयन देगा। अब जब आप इनको मिक्स करेंगे एक ही बीकर के अंदर, तो अब यहाँ पर ये आपस में मिलेंगे, यहाँ पर ये आपस में मिलेंगे। इक्वेशन को बैलेंस भी करना होगा यहाँ पर हमें, वो मैं इक्वेशन बैलेंस करके आपको दिखा दूंगा, उससे परेशानी हो, पहले ये ज़रा समझ लें। तो यहाँ पर ये सोडियम के आयन एक जगह पर जब आ जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, वही पॉजिटिव और नेगेटिव की यहाँ पर जंग चलेगी। अब इसके नतीजे में देखें बन क्या रहा है, पहले ये देख लें। ये बन रहा है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4+, दूसरा बन रहा है वाटर 2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल। यहाँ चलें, इसको मैं 2 लगा देता हूँ, अब ज़रूरत पड़ेगी इसको बैलेंस करने की। तो ये बनेगा यहाँ पर। इसकी सिचुएशन हमें जो नज़र आती है ना, सोडियम के 2। अब जब सोडियम के 2 आयंस हमें चाहिए तो मैंने यहाँ एक ही बनाया था, लेकिन अब जो है 2 बन जाएंगे। देख रहे हैं आप, 2 मैंने इसलिए अब लगा दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत है। 2 आयंस, 2 आयंस। इसी तरह 2 OH आयन भी बनेंगे, यहाँ पर ये सिचुएशन हो जाएगी। H2SO4 जो है वो एक ही लिया जाएगा यहाँ पर, इसकी ये सिचुएशन। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम के आयन हो गए और 2 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन हो गए। अब यहाँ पर देखें, ये जो 2Na है ये किसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। यार आपने मैथमेटिक्स में प्लस माइनस देखा है ना, ये +2 और -2 अगर एक साथ हो तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यही अगर यूँ हो +1 -2, आप कहेंगे सर बात तो अब भी वही है, ये +1 ये +2 हो जाएगा और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा। या अगर इसको यूँ कर लें +2 और -1 तो बात अब भी वही हो जाएगी, ये +2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ पर भी तो यही हो रहा है यार। सोडियम के ऊपर क्या है, सोडियम के ऊपर ये प्लस है, प्लस नहीं है, ये +1 है। सल्फेट के ऊपर क्या है,
-2, वैलेंसीज कैंसिल होंगी। इसके साथ अगर मैं एक लगा दूंगा ना, बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये एक सल्फेट आयन सिर्फ इसके ऊपर -2 चार्ज है, और सोडियम को देखते हैं इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसीलिए एक सोडियम से बात नहीं बनेगी, एक और को लाना पड़ेगा। अब ये दो मिलेंगे तब जाके मामला सही होगा, इसीलिए Na2 है, Na2 है, और सल्फेट का सिर्फ एक ही लिया है। पिक्चर क्लियर हुई है आप? और इसीलिए शुरू में इसको बैलेंस किया है, दो लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो की ज़रूरत थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे? चलो ये दो से तो एक मिल गया, अब ये दो हैं हमारे पास, ये दो हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन हमारे पास कितने हैं? दो हैं। इसको मैं अगर अलग अलग कर दूँ, ये दो OH है ना, इसका मतलब क्या है? OH माइनस OH माइनस। एक हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ये दूसरा हाइड्रोजन का आयन इस दूसरे OH से मिलेगा, तो क्या बनेगा? दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा। ये दो वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2H2O। 2H2O हो गया मामला क्लियर? ये सब कुछ हुआ है इसके अंदर। तो ये बात हो गई रिएक्शंस की, जो कि एसिड्स के साथ ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि मैं पूरी डिटेल आपको सारे रिएक्शंस नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, इसको भी देख लें आप। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे कमेंट के अंदर कि नहीं सर आप इसी तरह बनाएं, इसी तरह बनाएं, भले डिटेल में बना दें और बनाएं, खुल के बताएं अंदर हो क्या रहा है, तो इंशाल्लाह फिर मैं सब खुल के बताया करूँगा। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, इसमें क्या है? तीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है फेरिक क्लोराइड जो है उसका एक मॉलिक्यूल यहाँ पर चलेगा। अच्छा, इसके नतीजे में फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? दूसरा, तीन सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, तीन सोडियम क्लोराइड और एक फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर ये क्या है? सबके साथ देखें आप, लिखा हुआ है AQ 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 AQ। तो ये वही सिस्टम है सारा का सारा, वही बीकर जो है, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा, आपने इसमें भी पानी लिया, इसमें भी पानी लिया, एक में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, दूसरे में आपने फेरिक क्लोराइड जो है वो डाल दिया। अब ये इसको तो आपको पता है, ये तो बनेगा सोडियम आयन। अब ये देखें 3 मोल लिए हमने इसके, तो इसका मतलब 3 जो है वो सोडियम के आयन यहाँ पर बनेंगे, 3 सोडियम के आयन बनेंगे, और OH के भी 3 आयन बनेंगे। ये सारी ड्राइंग किया करें आप। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का अगर हम सिस्टम देखें ना, यहाँ पर ये बनेगा Fe+3, ये फेरिक आयन है, ये आयरन का आयन है, और क्लोराइड जो है ये बनेगा Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। क्यों हुआ ऐसा ये मैं बताता हूँ शुरू से। एक एटम, जब ये आयरन का एक एटम जो है ना, अगर हम इसके लास्ट वैलेंस शेल में देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे, इसके आयरन के 3 इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ से निकलेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला भी तो होगा। क्लोरीन का एक एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसीलिए फिर हमें 3 क्लोरीन के एटम चाहिए। जो ये आयरन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये अब एक आयरन जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अब 3 की ज़रूरत है, इसलिए FeCl3 है। याद है मैथमेटिक्स वाला हिसाब किताब मैंने आपको बताया था, ये +3 और ये -1, इस तरह से। अब जब ये अलग होंगे, तो आयरन ने जो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे ना अपने 3 क्लोराइड के एटम्स को, तो ये जब अलग होंगे, पानी में डाल दिया ना ये फेरिक क्लोराइड, तो पानी ने इनको तोड़ दिया, अलग कर दिया। अब जब ये अलग होंगे, तीनों क्लोराइड के आयन, तीनों क्लोरीन के एटम जो हैं, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने
एक इलेक्ट्रॉन जो आयरन से लिया था वो आयरन को वापस नहीं करेंगे, इसीलिए आयरन के ऊपर Fe+3 आ जाएगा, इसके ऊपर Cl-1, Cls-1, Cl-। अब जब आप इनको मिलाएंगे अब क्या सिचुएशन होगी, एक ही बीकर के अंदर वही सिचुएशन है सारी की सारी। अब जब ये एक जगह पे आएंगे, अब ज़रा आप यहाँ आने के बजाय यहाँ से समझ लो यार, ये देखो एक जो है आयरन और ये कितने हैं OH 3 है, तो 3 OH कहाँ से आएंगे, ये रे भाई 3 OH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल लिए हैं ना, ये 3 आ जाएंगे 3 OH। अब ये OH के ऊपर -1 Fe को अगर देखें इसके ऊपर +3, इसका मतलब +3 -1 जमा करेंगे तो +3 -3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये -1 किसके पास है, OH के पास, तो 3 OH चाहिए एक आयरन के लिए, जैसे इससे पहले एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन के एटम चाहिए थे, तो 3 OH चाहिए ये रहे, इसीलिए इसके साथ हमने ब्रैकेट बना के ये 3 लिखा है और एक Fe लिखा है, तो ये एक Fe और ये 3 जो है इन्होंने तो मिलके ये बना लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको हम फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। ये इस तीसरे बीकर में बाकायदा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। PPT आप समझते हैं, PPT, इसको प्रीसिपिटेट कहते हैं। प्रीसिपिटेट क्या होता है, किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड का बनना, किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड का बनना पाउडर की शक्ल में। अब वो नया जो सॉलिड बन रहा होगा, इससे पहले कलरलेस मामला था, पानी जैसा मामला था, इनको और इनको जब आपने मिलाया ना, ये भी पानी जैसा था, ये भी पानी जैसा था, आपने मिला दिया, जब इसके प्रिसिपिटेट बनना शुरू होंगे इसके फेरिक हाइड्रोक्साइड के, तो आपको पाउडर सा बनता हुआ नज़र आएगा, उसका कलर होगा, उसका कलर होगा। इसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, किसी लिक्विड में किसी सॉलिड का बनना पाउडर की शक्ल में। समझ में आ रही है बात, तो उसकी इसके PPT प्रिसिपिटेट इसके फेरिक हाइड्रोक्साइड के इसमें बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी क्या चीज़ बनेगी, दूसरी चीज़ ये बनेगी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के लिए आप देखें 3 जो है सोडियम के आयन चाहिए, 3 जो है क्लोराइड के भी आयन चाहिए, क्योंकि ये 3 जो है वो सोडियम के साथ भी है, ये 3 क्लोरीन के साथ भी। अब यहाँ आ जाएँ तो बाहर, इसका तो मामला ख़त्म हो गया आयरन का और 3 OH का, टिडिंग ख़त्म। ये 3 क्लोराइड के आयन अब मिलेंगे किसके साथ, इन 3 सोडियम के आयन्स के साथ, तो 3 मोल सोडियम क्लोराइड के यहाँ पे इसमें बनेंगे इस तीसरे वाले बीकर में। ठीक है भाई, ये भी मामला हो गया। अब आगे चलें, इतनी डिटेल काफ़ी है। बाकी के 2 केमिकल रिएक्शन यार शॉर्टकट में बता दूं, बस ये हुआ, जैसे कॉलेजेस में होता है, जैसे सब जगह होता है। इतने मत्थामारी कौन करता होगा, हैं? ऐसे अगर हर रिएक्शन को बताने लग गया तो बस फिर हो गया काम। रिएक्शन विद एल्युमिनियम, रिएक्शन विद एल्युमिनियम एंड जिंक, रिएक्शन विद एल्युमिनियम एंड जिंक। अब ये बारी बारी होगा, पहले हम देखेंगे एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देख लें आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल चाहिए, ठीक है, और जिंक के भी 2 मोल, एल्युमिनियम के भी 2 मोल चाहिए, और यहाँ पर पानी भी चाहिए H2O, ठीक है। और इसके नतीजे में बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है। और 3 मोल जो हैं हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ये बड़ा टेढ़ा मामला है, ये हाइड्रोजन गैस का जो बनना है ना, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। दोबारा वही मामला होगा। इस एल्युमिनियम को ज़रा आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो वैलेंस शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। ऑक्टेट रूल के मुताबिक, जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है उसके मुताबिक, तो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में आपको
3 ये इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे अभी आपने आयरन को देखा था, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ और ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक एल्युमिनियम का एटम ये काम करेगा जब पानी में इसको डाला जाएगा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल मजबूर कर देंगे इसको कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालो, और एल्युमिनियम जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा पानी में, और ख़ुद ये आयन बन जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, कहाँ हुआ ये सारा काम? ये इस बीकर में हुआ, ये इस बीकर में हुआ। अब यहाँ क्या लिखा है? 2। इसका मतलब 2 अगर एल्युमिनियम के एटम हैं, एक एल्युमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, तो 2 एल्युमिनियम के एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इसको देखें, ये क्या है? ये 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। और ये 6 हाइड्रोजन के एटम जो हैं, इन्होंने 2-2 के पैकेट बनाए हैं जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये वाले H2 + H2 + H2। ठीक है, और ये 2-2-2 के जो पैकेट इन्होंने बनाए हैं जिनको हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ये बनाने से पहले इनकी क्या हालत थी? ये वाली थी H+, और इसके क्या था? इसका भी ऐसे ही मामला था H+H। इसका कैसा मामला था? H+H। तो ये हाइड्रोजन के एटम 6 इस तरह से आगे आए थे और 2-2 करके उन्होंने आपस में 3 मॉलिक्यूल बनाए थे, और यही 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, ये पता है कहाँ से बने हैं? ये 6 हाइड्रोजन आयन से बने हैं, 6 हाइड्रोजन आयन से। मतलब इनकी अगर मैं पुरानी शक्ल आपको दिखाऊं ना, तो इसकी पुरानी शक्ल जो है वो इस तरह की है। ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कैसे बनते हैं? ये हाइड्रोजन आयन जब बनते हैं जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, खो देता है, तब ये हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो समझ जाइए कि इन्हीं हाइड्रोजन आयंस को अगर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फिर ये दोबारा किस शक्ल में आ जाएंगे? इस शक्ल में, हाइड्रोजन के एटम्स की शक्ल में आ जाएंगे। अगर इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए। अब ये 6 हाइड्रोजन के आयन आएंगे कहाँ से? और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये आएंगे कहाँ से? सवाल ये पैदा होता है। भाई यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इसको देख लें पहले। ये जो 2 एल्युमिनियम के एटम, अभी बताया कि एक एल्युमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, तो 2 एल्युमिनियम के एटम 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे। ठीक है सर, अब तो ये बात यहाँ तो समझ में आ गई। 6 इलेक्ट्रॉन का तो मसला आपने हल कर दिया। 6 हाइड्रोजन के आयन कहाँ से आएंगे? 6 हाइड्रोजन के आयन कहाँ से आएंगे? कहाँ कहाँ आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है? ये देखें, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ देखें, ये रहा हाइड्रोजन। अगर इस सिचुएशन में देखेंगे आपको तो ये 2 जो है सोडियम के साथ भी लगा हुआ है, ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है, ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी लगा हुआ है। तो ये जब पानी में आप इसको डालेंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे 2 सोडियम के आयन बनेंगे, ठीक है, और 2 ही हाइड्रोक्साइड के आयन बनेंगे। ऐसे ही फिर मज़ीद आगे काम होगा, फिर मज़ीद आगे काम होगा। 2 ऑक्सीजन अलग होंगे, 2 हाइड्रोजन अलग होंगे। तो ये 2 ऑक्सीजन जब अलग होंगे तो ये हो जाएगा +2। ध्यान से देखिए, अब ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्यों आ गया? भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 इसलिए आ गया क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 है ये आपको बता रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इस ऑक्सीजन के पास। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद? कहाँ से आ गए इसके पास? किससे लिए? ये 2 हाइड्रोजन जो है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, ये बेचारे 2 हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजन जब ये अलग हुए इन दो ऑक्सीजन से, तो ये अलग तो हो गए, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले नहीं पाए, अलग हो गए और अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से नहीं ले पाए, इसीलिए इसके ऊपर आ गया -2। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का तो मसला मैंने आपको हल कर दिया। 6 हाइड्रोजन आयन चाहिए, जिसमें से 2 हाइड्रोजन आयन भाई आपको कहाँ से मिल गए? यहाँ से मिल गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयन का मसला हल हो गया। 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे? ये क्या है? वाटर, इससे मिलेंगे। 4 हाइड्रोजन के आयन इससे मिलेंगे, प्लस 2 ऑक्सीजन के आयन भी इसी से मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, ये 4 कर दूँ ज़रा ये, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन के आयन, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो इन अ नट शेल अगर हम देखें तो 4 हाइड्रोजन के आयन यहाँ से मिल गए, 2 हाइड्रोजन के आयन यहाँ से मिल गए। कितने हो गए भाई? 6 हाइड्रोजन के आयन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने दे दिए थे, ये मिल गए। क्या बन गए इससे? 6 हाइड्रोजन के एटम 2-2 करके इन्होंने पैकेट बना लिए, मॉलिक्यूल बना लिए। 3 इस तरह से मॉलिक्यूल बन गए हाइड्रोजन गैस के। ये हो गया मसला हल। अब मैं ज़रा इसको मिटा के, ये सब काम इस तीसरे बीकर के अंदर हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम और वाटर को डाल रहे हैं ना तीसरे बीकर में, वहाँ ये सारी हंगामा आराई चल रही है। और अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर अभी ये भी तो बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी तो बनेगा। अभी इसको भी देखते हैं। ये जगह मैं ज़रा थोड़ी साफ़ कर लूँ। अब बचा क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोजन का मामला यहाँ से कैंसिल कर देते हैं ज़रा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है इसकी। 2 सोडियम के आयन बन रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के आयन मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन के आयन मौजूद हैं, और भी कुछ है ना यहाँ से। ये 2 एल्युमिनियम के भी तो आयन पड़े हुए हैं, तो ये भी है। अब हमारे पास पीछे जो चीज़ बचता है, ये 2 सोडियम के आयन बच गए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन के आयन बच गए, यहाँ से 2 एल्युमिनियम के आयन बच गए, 2 ऑक्सीजन के आयन यहाँ भी बचे हुए हैं। ये अब यहाँ पर देखें 2 सोडियम, ठीक है, 2 सोडियम हो गए, ये वाले आ गए 2 सोडियम। फिर क्या है? 2 एल्युमिनियम कहाँ है? ये रहे 2 एल्युमिनियम जो यहाँ से, ये रहे 2 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएंगे 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन ये रहे, यहाँ से मिले, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ये मिले, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन रहे, हो गए 4 ऑक्सीजन। इस तरह से जाके ये हमारे पास बना सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम लिख लें, सोडियम एल्यूमिनेट। बस अब अगले रिएक्शन में जो जिंक के साथ ये करेगा भाई, उसमें इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। मुझे पता है आपका दिमाग वरना पक जाएगा। हाँ, अगर आप कमेंट में बोलते हैं कि सर बताएं कंप्लीट, तो फिर बताएंगे। रिएक्शन विद एल्युमिनियम हो चुका, अब रिएक्शन विद जिंक आप देख लें क्योंकि इसके यूजेस भी हैं। अब जिंक के साथ इसका रिएक्शन, तो यहाँ पर 2 जो है वो आपको मोल चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और एक जो है वो जिंक का जो है वो आपको एटम चाहिए। उसके नतीजे में बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये जो है वो है सोडियम जिंकेट सॉल्ट, सोडियम जिंकेट सॉल्ट, इसका नाम लिख लीजिए। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कहाँ बनेगा ये सब भी पानी में ही बनेगा। बीकर लेंगे आप, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसी के अंदर जिंक आप डालेंगे, इनका केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। डिटेल मत पूछिएगा मेरे ख्याल में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी रिएक्शन देख लेते हैं और क्या हो रहा है। रिएक्शन विद क्लोरीन नंबर 4 पे।
रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा भाई। 2 नए कंपाउंड बनेंगे, नोट्स में डाल लें इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मोल आपको चाहिए, ठीक है। 3 मोल जो हैं वो आपको क्लोरीन गैस के चाहिए, और ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सोडियम क्लोरेट बनेगा। सोडियम क्लोरेट प्लस 5 जो हैं मोल बनेंगे सोडियम क्लोराइड के, और 3 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। क्या क्या नाम है इसका? ये सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट है, और ये तो आपको पता ही है सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। यूजेस की तरफ आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, यूजेस देख लें अब इसके। टू द पॉइंट बुलेट में यूजेस इसके लिखूंगा, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बुलेट्स में इसके पॉइंट लिखूंगा, नोट कर लीजिए, बना रखे हैं मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिटर्जेंट्स जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उनकी तैयारी में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी तैयारी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच जो है, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं आप कपड़ों को वाइटनेस देने के लिए। कपड़े जब वाइट होने का मतलब क्या है? कपड़ों के अंदर वाइटनिंग, सफ़ेदी आ जाए भाई, तो वो कब आएगी? जब उस पर से दाग धब्बे स्टेन जो कलर्ड हैं वो हटेंगे तो सफ़ेदी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लीच करना। तो ब्लीच के लिए भी जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर एक ब्लीच है हमारे पास, कौन सी? क्लोरीन ब्लीच कहा जाता है इसको, क्लोरीन ब्लीच। इसकी तैयारी में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज़ कब कैसे होता है? ये क्लोरीन ब्लीच जो है यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश के तौर पे भी इस क्लोरीन ब्लीच को इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है क्लोरीन ब्लीच को, और स्टेन रिमूवर, दाग धब्बे मिटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दाग धब्बे मिटाने के लिए भी कपड़ों पे इस क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे बनती है? ये बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, आपके घरों में जो नालियाँ हैं, ठीक है, वो चौक हो जाती हैं। सेवरेज की जो नालियाँ हैं वो चौक हो जाती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉग हो जाना, क्लॉग हो जाना। तो इनको अनक्लॉग करने के लिए, उन बंद नालियों को खोलने के लिए, अनक्लॉग करने के लिए, अनक्लॉगिंग ड्रेन्स, अनक्लॉगिंग ड्रेन्स, ड्रेन्स नालियों को कहते हैं, अनक्लॉगिंग ड्रेन्स या पाइप्स। तो वो जो पाइप्स हैं या फिर ड्रेन्स हैं उनको अनक्लॉग करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा क्या करता है? नालियों के अंदर ज़्यादातर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो हम खाना वाना खाते हैं वही सही तरह से अगर हम उसको, बच्चे हैं डाल देते हैं नालियों में, चला जाता है खाना पीना ये वो रोटी शोटी, तो सब वो जाके जमा होता रहता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो फंसा हुआ होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो फंसा हुआ होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है वो किया जाता है। मार्कर भी बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है, इसमें भी इंक डालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, और देखें क्या है। और इसका यूज़ जो है पानी के अंदर कुछ हैवी मेटल्स भी आ जाते हैं, उनके ज़र्रात, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कहाँ पर मौजूद हैं? वाटर, पानी के अंदर मौजूद हैं। तो उन हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए भी आप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके वाटर का पीएच लेवल एडजस्ट रखने के लिए, पीएच लेवल ऑफ वाटर एडजस्ट रखने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अपने नोट्स में डाल लीजिए। ठीक है भाई, और कहाँ इसका यूज़ है?
और कहाँ इसका यूज़ है? फूड प्रिजर्वेटिव, खुराक को महफूज बनाने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव खुराक को महफूज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि खुराक जो है वो आपका खाना पीना तभी प्रिजर्व हो सकता है जब आप उसको प्रिवेंट करें, बचाएं, किससे? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया या फिर मोल्ड, जिसको फफूंदी नहीं कहते, फफूंद लग जाता है, मोल्ड फंगस की एक टाइप होती है। तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए, मोल्ड से बचाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उससे आपका फूड प्रिजर्व हो सकता है, महफूज हो सकता है। ठीक, इसके अलावा यूज्ड इन कैनिंग प्रोसेस, कैनिंग प्रोसेस। ये कैनिंग प्रोसेस क्या होता है? आपको पता है खुराक जो है, फूड जो है वो कैन, डब्बों में पैक की जाती है, ये कैन होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा जिसको कैनिंग प्रोसेस कहा जाता है। उसमें इस कैन को इस काबिल बनाया जाता है कि इसमें से हवा, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह को निकाला जा सके। तो उस कैनिंग प्रोसेस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉस्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। और जब कैनिंग प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो जाता है, इसमें हवा है, बैक्टीरिया हैं, मोल्ड्स हैं, सबका इंतकाल हो चुका होता है। अब इसमें खुराक रखी जा सकती है, फूड रखा जा सकता है इस कैन के अंदर, पीने वाला हो, खाने वाला हो, वो महफूज रहता है। ठीक है, तो कैनिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, सारी बातें हो गई। अगला जो वीडियो बनेगी हमारी वो इंशाल्लाह, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? पेज नंबर 17 पे, ब्लीचिंग पाउडर हैज़न क्लेवर प्रोसेस की मदद से। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि इससे पहले हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन वाला, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा आसानी के साथ। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।